नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी मेरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हो। जी जी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सारे साथियों को बेहद प्यार भरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आपकी अपनी ये संविधान और मूल विधि वाली क्लास में। कैसे हैं आप लोग? सारे साथी बेहतरीन हो, शानदार हो, जबरदस्त हो। तो मेरे साथियों, हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे, विशेषताओं पर बात कर रहे थे। वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा बिना समय बर्बाद किए, बिना समय बर्बाद किए, है ना। और आज इसे हम पूरी तरह से जड़ से, ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का किस्सा खत्म कर देंगे। पूरा यहाँ सेट हो गया होगा आपके, पूरा यहाँ सेट हो गया होगा। कभी दोबारा इसे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है। धर्मेंद्र कुमार, उमेश, उमेश जी पहली बार आए हैं क्या? प्रियंका, जौनपुर, अजय, राशीष। ठीक है। प्रियंका जी, अभी तो शुरुआत है, वो बच्चों वाले क्वेश्चन है डीपीपी में। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। प्रियंका जी परेशान ना होइए। ठीक है। धीरे धीरे आपकी जो क्वेश्चनों का लेवल है बढ़ेगा, तब और आनंद आएगा। ठीक। अजय कुमार जी, जौनपुर वाले भैया जी। चलिए उमेश जी, तो पुरानी क्लासेस को जरूर देख लेना शुरुआत से, है ना, नहीं तो दिक्कत समस्या हो सकती है। शक्ति सिंह, चलिए। तो हम प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे, विशेषताओं पर बात कर रहे थे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। मैंने आपको बताया था साथी, एक दो आपको बताई थी। जैसे सबसे पहले मैंने बात की थी यहाँ पर, सबसे पहले मैंने लिखा था कि भाई प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में कैसी कार्यपालिका चलती है? सर डुअल एग्जीक्यूटिव चलती है, डुअल एग्जीक्यूटिव चलती है सर, डुअल एग्जीक्यूटिव चलती है। बोले तो दोहरी कार्यपालिका चलती है। कैसी कार्यपालिका चलती है सर? दोहरी कार्यपालिका चलती है, बताया था बच्चे। ठीक है, ये पॉइंट बताया था। दोहरी कार्यपालिका मैंने कहा था। नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति, ब्रिटेन का भी कंपैरिजन लिया था। ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, लेकिन वहां ताज है, राजा है। ठीक है। कल की नहीं है सलमा जी, वो बन जाएगी, मैं डलवा दूंगा। कल की नहीं है, 2 क्लास की लगी होगी, कल की नहीं है, वो बन जाएगी, मैं डलवा दूंगा। चलिए, यहां पर चाहे नाम मात्र की हो चाहे वास्तविक हो, सब कुछ राष्ट्रपति था। यानी कि यहाँ थी इकहरी कार्यपालिका। इकहरी जिसको आप एकल भी बोल सकते हो, इकहरी जिसको आप एकल भी बोल सकते हो, एकल भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव। दूसरा पॉइंट क्या बताया था बच्चे? सर दूसरा पॉइंट बताया था आपने, दूसरा पॉइंट बताया था मंत्रियों का, मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, मंत्रियों की दोहरी सदस्यता। मंत्री कौन होते हैं? कार्यपालिका के सदस्य। मंत्री कौन होते हैं? कार्यपालिका के सदस्य। ठीक है। और आपको पता है कि संसदीय सरकार में मंत्रियों की दोहरी सदस्यता होती है, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स होती है, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर, डुअल मेंबरशिप ऑफ, डुअल मेंबरशिप ऑफ, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स होती है। बात क्लियर है? मैंने आपसे कहा था कि जो भी यहां पर, आशु जी ब्लॉक कैसे हैं आप? कमेंट ही नहीं आते, अगर आप ब्लॉक हो जाएंगे, आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, कमेंट छोड़ो। ठीक है। क्लास का नोटिफिकेशन लेट से आता है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पे जाता है, इस वजह से लेट हो जाता है। मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर। मैंने आपको बताया था कि जो भी मिनिस्टर बनेगा, जो भी मंत्री बनेगा, वो उस पहले सांसद बनेगा, अर्थात विधायिका का सदस्य बनेगा, बाद में किसका बनेगा? कार्यपालिका का सदस्य बनेगा। समझाया था, समझाया था। जबकि यहां पर मंत्रियों की इकहरी सदस्यता होती है, मंत्रियों की इकहरी, मंत्री यानी कि कार्यपालिका का सदस्य, मंत्रियों की इकहरी सदस्यता,
मंत्रियों की इकहरी सदस्यता। यहां पर आप मंत्री बन गए यानी कार्यपालिका के सदस्य बन गए, तो आप किसके मेंबर नहीं बन सकते? सिंगल मेंबरशिप ऑफ सिंगल मेंबरशिप ऑफ सिंगल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, सिंगल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है भाई, सिंगल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। बताया था आपको कि अगर आप अमेरिका में मंत्री बन गए, ट्रंप साहब ने आपको बिना चुनाव लड़ाए, क्योंकि वहां चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती, ट्रंप किचन कैबिनेट बनाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति किचन कैबिनेट बनाते हैं, अपने मिलने वालों को मंत्री बना सकते हैं। तो भैया आप विधायिका के सदस्य हो ही नहीं, आप तो बस किसके हो? कार्यपालिका के हो। समझ में आया? निशात बेगम जी, कमेंट सबका पढ़ते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। यहां तक की बातें क्लियर थी? ये 2 पॉइंट मैंने आपको कल भी बताए थे, क्लियर थी? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न लिखना चाहूंगा आपके लिए। आप में से कुछ लोग पॉलिटी पढ़ के आए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, कोशिश कीजिएगा बनाने की, ठीक है? बनाने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। प्रश्न आपके लिए है कि पीएम कैसे चुना जाता है? क्वेश्चन है पीएम कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसे चुना जाता है? पीएम कैसे चुना जाता है? हाउ पीएम will be elected, ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, या फिर पहले लिखें, चलो, जनता द्वारा निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड। जनता आप जानते हो पब्लिक, जनता का मतलब है पब्लिक। जनता का मतलब क्या है बच्चे? पब्लिक है। और निर्वाचित की मैंने इंग्लिश लिख दी है इलेक्टेड। बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित, निर्वाचित वही इलेक्टेड। प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है? सी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड, मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड, जिसे राष्ट्रपति अपने मन से बना देते हैं, प्रेसिडेंट अपने मन से बना देते हैं। और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त बोले तो अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मुझे बताइए क्या होता है? देखो रवि जी ने सबसे पहले आंसर किया ए। अजय कुमार जी हो जाएगी बच्चे, लेकिन एक साथ करेंगे तो लोड पड़ जाएगा। अभी एक बार आप लोग रिदम में आ जाए ना, एक बार हमारा सिलेबस जो है प्रॉपर रनिंग में आ जाए, तब मैं कहीं से आपके लिए समय निकाल के, हाँ बिल्कुल बताएंगे। उमेश साहू जी सब बताएंगे। वर्षा जी, टोनी भी कह रहे हैं ऑप्शन ए, दीपा मौर्य कह रही हैं ऑप्शन ए, वर्षा कह रही हैं ऑप्शन ए, किसान पुत्र कह रहे हैं ऑप्शन ए, कमल कह रहे हैं ऑप्शन ए, ज्यादातर बच्चे, सलमा सुल्तान, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, जनता द्वारा निर्वाचित। मेरे बच्चे, आपने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया मेरा पढ़ाना। मैंने आपसे कहा था लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव 543 सीटों पर हुए, जैसे हाल फिलहाल में 543 सीटों पर, ठीक है? सबसे बड़ी पार्टी बन के आई बीजेपी, और बीजेपी के पास लगभग 240 सीटें हैं। और बीजेपी के साथ में जेडीयू है, वगैरह वगैरह है।
और इसकी जो अदर मिला करके 35 सीटें और आई हैं, यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल लेके आए हैं 35। तब इन दोनों ने मिला करके सरकार कितने पे बनती? गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए सर 50% प्लस 1 यानी 272। और बीजेपी और उसका गठबंधन कितने लाया है? बीजेपी और उसका गठबंधन, उसके सहयोगी मिलकर के कितने लाए हैं? 275। तो ये 275 तो मेरे बाबू सांसद हैं, जनता ने तो इनको चुना है, जनता ने कोई प्रधानमंत्री थोड़ी चुना है। अगर आपके दिमाग में पीएम मोदी जा रहा है, आपके दिमाग में पीएम मोदी जा रहा है, तो पीएम मोदी मेरे बाबू, पीएम मोदी मेरे बच्चे, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या बने होंगे? वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी से क्या बने? सांसद बने। वाराणसी से क्या बने? सांसद। जनता ने उन्हें वोट दिया है सांसद के तौर पर, जनता ने उन्हें वोट दिया है सांसद के तौर पर, ठीक है। और मैंने कहा था कि भाई जब रिजल्ट आता है चुनाव का, जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, बहुमत माने 272, आधे से एक ज्यादा, ठीक है। अगर इनके पास 272 हो जाएंगे तो सामने वाले पे 271 बचे होंगे, ठीक, 271 बचे होंगे। तो अब बहुमत इनका आ गया, यानी कि बीजेपी और उसके गठबंधन का। अब ये आपस में तय किया होगा, इन्होंने आपस में तय किया होगा कि इन 275 का लीडर कौन बनेगा, इन 275 में से लीडर कौन बनेगा। तो सबने सहमति जताई किसके नाम की? सबने सहमति जताई किसके नाम की? मोदी जी के नाम की। किसके नाम की सहमति जताई होगी? मोदी जी के नाम की सहमति जताई होगी। और नाम दे दिया होगा कि हम पर बहुमत है और हमारा पीएम का चेहरा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राष्ट्रपति ने कहा होगा आ जाओ, बैठ जाओ इस कुर्सी पर, आपको मैं क्या नियुक्त करता हूं? आपको मैं क्या नियुक्त करता हूं? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता हूं। क्या नियुक्त करता हूं? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता हूं। आया समझ में? आया? प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है जनता, सांसदों को चुनती है। जो भी बहुमत में आती है, जिसकी भी पार्टी या जिसका भी गठबंधन, वो अपना एक नेता घोषित करता है और राष्ट्रपति उस नेता को क्या नियुक्त कर देते हैं? देश का प्रधानमंत्री। समझ में आया? अब ये पॉइंट समझ में आ गया तो अगला पॉइंट आप हाल समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट मैं यहां लिखने वाला था, बहुमत दल या गठबंधन का शासन। यहां आपको क्या देखने को मिलता है? बहुमत दल, बहुमत दल या गठबंधन का शासन, गठबंधन का शासन। बहुमत दल या गठबंधन का शासन, गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और अलायंस, मेजॉरिटी पार्टी और अलायंस, ठीक है भाई। आई बात समझ में? यहां पर जो है वो गठबंधन या जो दल है, जो भी बहुमत में आया है, उसका शासन होता है, उसका शासन। उमेश यादव जी, जब कोई टॉपिक खत्म होता है तब होता है टेस्ट वगैरह। अभी तो देखो टॉपिक ही ये संसदीय और ये अध्यक्षात्मक सरकार चलाई जा रही है। ये बैच वो बैच नहीं है बच्चे, ये बैच वो बैच नहीं है, ये क्लास वो क्लास नहीं है, ये वो वाली पॉलिटी नहीं है जो आप अदर एग्जाम में पढ़ते आए हो। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था, इसमें केवल पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत होगा, पढ़ने वाले बच्चों का, जिनके अंदर ललक है कि हाँ इस बार संविधान अगर मूल विधि आती है एग्जाम में तो हम फोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे और पूरे में से पूरे लाएंगे। और पेपर उठा के देखो, पुराने पेपर, चाहे वो यूपीएसआई के ही उठा लेना, 2017 वाला उठाना, आप खुद फील करेंगे पेपर का लेवल क्या होता है, संविधान किस लेवल का आता है, ठीक है। तो ये हुआ गठबंधन का शासन। क्या आपको अध्यक्षात्मक में ऐसा दिखाई पड़ता है? क्या आपको अध्यक्षात्मक में ऐसा दिखाई पड़ता है? क्या वहां कोई बहुमत की जरूरत है? सर वहां तो जनता ने वहां तो प्रधानमंत्री होता नहीं है, यहां तो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। वहां वास्तविक प्रधान कौन होता है?
वहां वास्तविक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। क्या उसे बहुमत की जरूरत है? नहीं है सर, उसको तो डायरेक्ट पब्लिक ने बना दिया है, डायरेक्ट। यानी कि यहां भैया किसका शासन नहीं होता? बहुमत का कोई यहां पर नियम नहीं है, या किसी तरह की मेजोरिटी आपको प्रूफ नहीं करनी, ठीक। बहुमत प्राप्त दल का शासन नहीं, बहुमत प्राप्त दल का शासन यहां नहीं होता। बहुमत यानी मेजोरिटी प्राप्त दल का शासन नहीं होता, शासन नहीं होता। बहुमत प्राप्त दल का शासन नहीं होता। नो गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। आपकी जो जनता ने लोगों को चुना है, बहुत सारों को, वो विधायिका में बैठेंगे। कार्यपालिका को उनसे कोई मतलब नहीं है, कार्यपालिका को उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो सीधे जनता ने चुना था। यहाँ प्रेसिडेंट जो वास्तविक कार्यपालिका है यहाँ की, ठीक है भाई। हमारे यहाँ संसदीय सरकार है, हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका किसकी है? प्रधानमंत्री की, तो हमने उसका जिक्र किया। यहाँ वास्तविक कार्यपालिका किसकी है? प्रेसिडेंट की। यहाँ प्रेसिडेंट जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। बहुमत का यहाँ पे कोई सीन नहीं है सरकार के साथ, ठीक है। यहाँ की जो कार्यपालिका है वो एक बार बन गई तो बन गई, उसे कोई जाने का डर नहीं है। ये लोग जाने के डर रहते हैं, इन्हें लोकसभा में बहुमत चाहिए। इन्हें कहाँ बहुमत चाहिए? लोकसभा में। इन्हें कहाँ चाहिए? लोकसभा में बहुमत। लोकसभा में बहुमत रहेगा तो भैया कार्यपालिका चलेगी, लोकसभा में बहुमत गया तो कार्यपालिका गई। शिव कुमार, सर जी आई हैव बीन स्पैम्ड, आई डिड नॉट रिसीव एनी क्लास नोटिफिकेशन। मेरे बच्चे तो समय से आ जाया करो 1 बजे। और सुनील कुमार जी आप क्या कह रहे हैं? सर प्रेसिडेंट तो शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट तो शपथ दिलाता है, वही तो कह रहा हूं मैं सुनील भाई। हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनता है वो जो भी पार्टी बहुमत में आएगी उसका ही व्यक्ति होता है। उसे बस राष्ट्रपति जी कहते हैं आजा भैया शपथ ले ले और इस कुर्सी पे बैठ जा, तेरी नियुक्ति हो गई, तेरी नियुक्ति हो गई। और उसके लिए वो पढ़ देता है मैं फलाना फलाना संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करूंगा, ठीक है। तो ये बात है आपकी किसके बारे में? पार्लियामेंट्री और अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में। इतनी बातें क्लियर है तो बोले एक बार, इतनी बातें क्लियर है तो बोले एक बार। आगे बढ़े मेरे साथी, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, अब देखो अगला पॉइंट। मैंने कहा कि जो आपकी संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो आपके कार्यपालिका के सदस्य हैं या फिर जो भी सदस्य हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक। मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफ मिनिस्टर्स। सर इस लाइन का मतलब क्या है मेरे भाई? हमारे यहाँ जो सरकार बनी है, जो कार्यपालिका बनी है, सर भारत में प्रेसिडेंट कौन चुनता है? बच्चे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ सांसद और विधायक भाग लेते हैं। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे निशात तब देखेंगे, सांसद और विधायक वोट डालते हैं जो पहले से जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने कहा मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है, तो सुनना भाई लोग। भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो बहुमत पर निर्भर है।
अगर उसे संसद में बहुमत मिला रहेगा वो पद पर बनी रहेगी, नहीं तो 5 साल से पहले भी कार्यपालिका हटा दी जाती है। मैंने पिछली क्लासेस में ये बात आपको बताई है। अब मान लीजिए अगर कोई मंत्री कोई झूठ बोलता है या किसी भी कांड में फंस जाता है तो फिर वो अकेला माफी नहीं मांगेगा, अकेला माफी नहीं मांगेगा, पूरी की पूरी मंत्री परिषद माफी मांगेगी, पूरी मंत्री परिषद माफी मांगेगी। क्यों? क्योंकि पूरी मंत्री परिषद लोकसभा में से बनी है। लोकसभा, भाई लोकसभा के आपने चुनाव कराए थे, आपको बहुमत कहां पे प्राप्त होना चाहिए? आपकी सरकार, आपकी कार्यपालिका तब तक बनी रहती है जब तक लोकसभा में बहुमत है। और आप कोई गलत काम कर रहे हो, चाहे वो एक मंत्री क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो एक मंत्री ही क्यों ना कर रहा हो, माफी पूरी मंत्री परिषद मांगेगी, क्योंकि आपको जाने का डर है। अगर एक मंत्री डगमगाया तो सभी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपको बहुमत प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष के लोग कहेंगे कि इस सरकार पे अब भरोसा नहीं रहा, इससे बहुमत प्रूव करवाइए, इससे बहुमत प्रूव। और बहुमत प्रूव नहीं हुआ, कार्यपालिका गिर जाएगी, कार्यपालिका खत्म हो जाएगी। तो भैया ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार है किसके प्रति? टू दी लोकसभा। किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? टू दी लोकसभा, टू दी लोकसभा, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। ठीक है, तभी आपने देखा भी होगा, क्या किसी मंत्री को या किसी सांसद को अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते देखा है आपने? क्या कभी किसी मंत्री या सांसद को अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते देखा है? क्या बीजेपी के सदस्य या बीजेपी के सांसद लोग या मंत्री लोग किसी और मंत्री के बारे में बोलते हैं? क्या उसकी कमियां निकालते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यहां सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक भी गलती कर गया तो भैया सबको भुगतना पड़ जाएगा, सबको। लेकिन मेरे साथियों, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वहां बहुमत की जरूरत नहीं है, वो बहुमत पे डिपेंड ही नहीं है। तो वहां पे कैसी होगी? वहां पे एकल उत्तरदायित्व होता है। कैसा होता है? एकल उत्तरदायित्व, यानी कि कह सकते हो कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं, कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं, कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं, कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं। सर क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बच्चे इन्हें बहुमत की जरूरत ही नहीं है। कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं, नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो कलेक्टिव, नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया? नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं, क्योंकि यहां की जो कार्यपालिका है उसे अलग से बनाया गया है, विधायिका को अलग से बनाया गया है। कार्यपालिका के लोग विधायिका में नहीं जाते, विधायिका के लोग कार्यपालिका में नहीं आते। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसने अपने मिलने वालों की किचन कैबिनेट बना ली है, जिसे कहते हैं वहां की कार्यपालिका। वो बहुमत पर निर्भर नहीं करती, उसे कोई मतलब नहीं है बहुमत से। अगर कोई मंत्री गलती भी करता है, ट्रंप उसमें चटाक से लगाएगा, चल वे चल, तू हट जा, दूसरा बना देता हूं, दूसरा बना देता हूं। सबको माफी की जरूरत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव कौन पारित करता है? भैया पारित पूरी संसद करेगी। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि सरकार बनाने के लिए अभी 272 चाहिए। अगर आपके पास 272 हैं तो आपकी सरकार है, लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया, अविश्वास, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पास का मतलब है 272 उसके सपोर्ट में आ गए, तो आपके पास कितने बचे? 271 बचे। आपकी सरकार गिर जाएगी, आपकी सरकार गिर जाएगी, आपकी सरकार गिर जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? यहां पे कोई सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुमत पे डिपेंड नहीं है। फिर आप जानते हैं कि संसदीय सरकार में जो वास्तविक मुखिया है, संसदीय सरकार में जो वास्तविक मुखिया है वो कौन है? सर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। यहां जो लीडर होता है, यहां जो लीडरशिप होती है वो किसकी होती है? लीडरशिप, नेतृत्व किसका होता है? नेतृत्व किसका होता है? लीडरशिप किसका होता है? तो आप सभी जानते होंगे,
लीडरशिप होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का। किसका होता है? प्रधानमंत्री का, क्योंकि वास्तव में प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। जबकि अमेरिका में लीडरशिप किसकी है? यहां तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, यहां तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, यानी कि नेतृत्व किसका होगा? लीडरशिप किसकी होगी? यहां तो सिंबल भी राष्ट्रपति है और एक्चुअल हेड भी राष्ट्रपति है, यानी कि सर प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। बताओ, जो इतनी मैंने चीजें आपको क्लियर कराई थी, अब जब इन बातों को लिख रहा हूं कोई समस्या आ रही है आपको? शरीफ भाई, कोई बुक नहीं लेना होगा, बुकों में पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, बुकों में पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लेना हो तो संविधान की कोई ऐसी किताब ले सकते हो जिसमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या मूल विधि की कोई ऐसी किताब ले सकते हो जिसमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ऑब्जेक्टिव, कोई थ्योरी की मत लेना। ऑब्जेक्टिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना अच्छा। मैं तो कराऊंगा ही, क्वेश्चन तो मैं भी दूंगा, लेकिन आप अपना भी अप्रोच लगाते हैं, आप अपने से भी प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छी बात है। तो बाबू, लेना तो ऑब्जेक्टिव लेना, नहीं तो कोई किताब मत लेना। और कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसी लेना जो कम से कम इस लायक हो कि हाँ, यूपीएसआई या अदर एग्जाम जो हैं जिनमें संविधान मूल विधि आता है, ठीक है, संविधान मूल विधि या उससे ऊपर के, तो भैया कम से कम क्वेश्चन इस लेवल के हों। ये चून चोट्टो वाली किताब मत ले आना, कहीं आप ले आओ कि एसएससी के लिए पॉलिटी की किताब दे दो। लूसेंट की जीके आती है उसमें, लूसेंट की जीके, वो तो उड़ते चले जाएंगे क्वेश्चन, उड़ते, और आप अपने आप को सुपरमैन समझने लगोगे कि मैं हो गया हूं पॉलिटी का सुपरमैन। अरे जवानों, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन? मैं हूं राज्य व्यवस्था। बाबू, जीरो हो जाओगे। ऐसी किताब लाना जिसमें लेवल हो, उस पर लिखा होगा कि किस किस एग्जाम के क्वेश्चन है, तो भैया अच्छे ही एग्जाम के क्वेश्चन होने चाहिए, उसी को लेना। ठीक है, ये हो गई आपकी लीडरशिप तैयार। अब बच्चे एक आध पॉइंट आप और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि मेरे भाई लोगों, संसदीय सरकार में आपको एक खास घटना देखने को मिलेगी। मैंने आपको समझाया था कि लोकसभा में 543 सीट हैं। हाल फिलहाल में मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री हैं, मोदी गवर्नमेंट चल रहा है, और मोदी गवर्नमेंट के पास 272 प्लस हैं, 272 प्लस हैं, जिसमें भैया अकेली बीजेपी शामिल नहीं है, अकेली बीजेपी शामिल नहीं है, बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी का गठबंधन है। बीजेपी का क्या है? गठबंधन, जिसमें पलटू चाचा है, जिसमें नायडू चाचा है, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं, ऐसे ऐसे लोग इसमें मेरे बाबू शामिल हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग मेरे बच्चे इनमें शामिल हैं। ठीक, पलटू चचा है, चंद्रबाबू नायडू है। अगर सोच के देखो, मोदी गवर्नमेंट कब बनी है? सर 2024 में बनी है। ये कार्यपालिका कब बन गई? 2024 में। कब तक रहेगी? अगर सब ठीक ठाक रहता है तो कब तक रहेगी? सर 2029 तक रहेगी। लेकिन बाबू पलटू चाचा पलट गया। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा सो सॉरी मोदी जी, सो सॉरी, और जाकर के चले गए राहुल गांधी के पास कि राहुल हम तेरे साथ हैं, अब पप्पू बनेगा प्रधानमंत्री। नारा लगाने लगे, पप्पू भाई की जय हो, पप्पू भाई की जय हो, ऐसे ऐसे नारा लगाने लगे। तो भैया जैसे ही ये अलायंस टूटा तो मोदी गवर्नमेंट हो जाएगी खत्म, क्योंकि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? अकेले बीजेपी के पास 240 के आसपास सीटें हैं। 240 पे आपकी सरकार नहीं बनेगी, तुरंत ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आप जो सपना देखे हो 2029 तक बैठने का, वो सपना ही रह जाएगा। हो सकता है 2025 में ये कांड हो जाए, 26 में हो जाए, या हो सकता है ना भी हो। मैं तो आपको बस इतना बता रहा हूं कि मेरे साथियों, अगर बहुमत नहीं होता है, जैसे ही मोदी सरकार का बहुमत खत्म, तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए बीजेपी के 240 रह गए, 240। अब पलटू चचा अलग हुआ, चंद्रबाबू नायडू भी अलग हुआ,
लेकिन ये पप्पू के पास नहीं गए। पप्पू अर्थात राहुल गांधी, राहुल गांधी के पास नहीं गए। इन्होंने कहा नहीं हम तो अलग रहेंगे, राहुल तेरे साथ भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हमका प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री, बिहार के सीएम से सीधा प्रधानमंत्री बनना है, हम तेरा साथ नहीं देंगे। राहुल बोला नहीं मैं बनूंगा चचा पीएम, आपको बनाऊंगा गृह मंत्री, चंद्रबाबू आपको बनाऊंगा रक्षा मंत्री। पलटू चचा बोला नहीं पीएम हम बनेगा, पप्पू तू बनेगा गृह मंत्री। इस बात को लेकर के उधर भी बात नहीं बनी, इधर भी सरकार गिर गई, उधर भी बात नहीं बनी। तो भैया क्या किसी पर बहुमत हो पाएगा? क्या किसी पर बहुमत होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। जब किसी पे भी बहुमत ही नहीं होगा तो राष्ट्रपति जी कहेंगे भैया दोबारा करा लो क्या चुनाव, दोबारा करा लो क्या चुनाव। ऐसा ही आप कब देखते हो? 2024 में मोदी सरकार आई है, ज्यादा से ज्यादा कितने साल रहेगी? 5 साल रहेगी, मतलब 29 तक रहेगी। जैसे ही समय पूरा हो जाएगा राष्ट्रपति जी कहेंगे मोदी जी आपकी ये सरकार, आपकी ये कार्यपालिका अब समाप्त की जाती है, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। अब फिर से चुनाव होंगे, फिर से बहुमत जिसको मिलेगा उसकी कार्यपालिका बनेगी। समझ में आया? यानी कि बहुमत ना होने पर, बहुमत ना होने पर लोकसभा का क्या हो जाता है? बहुमत ना होने पर, बहुमत ना होने पर, बहुमत ना होने पर समय से पहले, समय से पहले प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा लोकसभा, लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन, लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है। क्या अमेरिका में ऐसा होगा? क्या अमेरिका में सरकार गिरेगी? क्या वो बहुमत पे डिपेंड है? क्या वो बहुमत पे डिपेंड है अमेरिका की सरकार? बताओ मुझे, क्या अमेरिका की सरकार बहुमत पे डिपेंड है? क्या अमेरिका की कार्यपालिका बहुमत पे डिपेंड है? मुझे बताएं, क्या अमेरिका की गवर्नमेंट बहुमत पे डिपेंड थी? क्या राष्ट्रपति को और उसके मंत्रियों को बहुमत चाहिए था? जो वो बहुमत प्रूव करेंगे तभी बने रहेंगे, उन्हें नहीं चाहिए बहुमत। वो तो भैया आ गए तो आ गए, 4 साल झंडा गाड़ के रहेंगे और तब जाएंगे चुनाव दोबारा होगा। तो यहां पर भाई कोई विघटन विघटन नहीं होता। यहां लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, लोअर हाउस, लोअर हाउस या निम्न सदन का, निम्न सदन का विघटन, विघटन नहीं होता, विघटन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब बहुमत का सीन ही नहीं है, यहां बहुमत का सीन ही नहीं है। यहां विधायिका अलग है, यहां कार्यपालिका अलग है। कार्यपालिका के मेंबर विधायिका में नहीं जाते, विधायिका के मेंबर कार्यपालिका में नहीं जाते। ये अमेरिका में चलता है अध्यक्षात्मक में। मोदी का एज पूरा होने वाला है, उसके बाद फिर चुनाव होगा क्या? अरे बाबू, ये आप भविष्य देख के आए हैं क्या? भविष्य देख के? अबे अभी तो हम जवान हैं, देखना योग दिवस आ रहा है, ऐसा ऐसा हाथ करेंगे मोदी जी, हम पे भी नहीं हो रहा है, ऊ कर देंगे, हम पर नहीं हो रहा है। ठीक है सर, अमेरिका की जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है, अजय कुमार नहीं गिरा सकती, नहीं गिरा सकती, बिल्कुल नहीं गिरा सकती। हमारे यहां गिर सकती है सरकार। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विधायिका से बना है कार्यपालिका। इतना समझाया तब भी आप पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, हमारे यहाँ विधायिका से बना है कार्यपालिका, तो आपको बहुमत प्रूव करे रखना पड़ेगा कि हमारे पास 272 से ज्यादा सीटें हैं तो हम लोगों की सरकार रहेगी। भैया यहां विधायिका से नहीं बना है कार्यपालिका, अमेरिका की जनता ने विधायिका को अलग बनाया है चुनाव दे करके, वोट दे करके, और राष्ट्रपति को अलग बनाया है। राष्ट्रपति अपने मिलने वालों को मंत्री संतरी बना के बैठा है, वो ग्रुप अलग है, उसे विधायिका से मतलब नहीं, विधायिका को कार्यपालिका से मतलब नहीं। ठीक है, आया समझ में? इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों का? इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? हाँ जी बाबू,
क्लियर? ठीक। अब एक और बात हमारे यहां जो है, एक टर्म और मैं बताना चाहता हूं, एक टर्म और बताना चाहता हूं। संसदीय सरकार में आपने देखा होगा कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व है। मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व, दोहरा उत्तरदायित्व, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व, डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब क्या है सर? मतलब समझाता हूं आपको। जो हमारे यहां मंत्री बनता है वो पहले किसका सदस्य भी बनता है? सर विधायिका का। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे दोहरी जो आपके उत्तरदायित्व है ये कैसे है? एक होता है सामूहिक, कलेक्टिव, सामूहिक, कलेक्टिव, कलेक्टिव, और एक होता है एकल। एकल, एकल बोले तो सिंगल। ठीक। सामूहिक, अगर कोई मंत्री गलती करता है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव, पूरी कार्यपालिका को बदल सकते हो। इसका मतलब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति पूरा समूह किससे माफी मांगेगा? लोकसभा से, अगर एक भी मंत्री ने गलती कर दी। लेकिन अकेला किसके प्रति उत्तरदायी है? कोई मंत्री अकेला, कोई मंत्री अकेला किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मेरे साथियों, भारत में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बैठाया, प्रधानमंत्री पर्ची निकालेंगे, मोदी जी ने पर्ची निकाली, ये लो इनको वित्त मंत्रालय दिलवा दो, इनको गृह मंत्रालय दिलवा दो, इनको रक्षा मंत्रालय। दे कौन रहे हैं? राष्ट्रपति। तो भैया अकेले किसके प्रति जिम्मेदार होगा? राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। क्यों? राष्ट्रपति कभी भी इसे क्या कर सकते हैं? बीच में हटा सकते हैं। आपने देखा होगा कि फलाने मंत्री को हटा दिया, किसी दूसरे को बना दिया। रक्षा मंत्री को हटा करके वित्त मंत्रालय दे दिया, वित्त मंत्री को हटा करके कपड़ा मंत्रालय दे दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया। ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में मंत्रियों की इकहरा उत्तरदायित्व है। मंत्रियों का इकहरा उत्तरदायित्व, मंत्रियों का इकहरा उत्तरदायित्व, मंत्रियों का इकहरा उत्तरदायित्व होता है बच्चे। मंत्रियों का कैसा उत्तरदायित्व होता है? इकहरा उत्तरदायित्व। मंत्रियों का इकहरा उत्तरदायित्व बोले तो, या एकल उत्तरदायित्व, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। भाई अमेरिका में जो मंत्री बने हैं, अमेरिका में जो मंत्री बने हैं, अमेरिका में जो मंत्री बने हैं बाबू, अमेरिका में जो मंत्री बने हैं, क्या उन्हें बहुमत का डर है? क्या उन्हें बहुमत का डर है कि बहुमत रहेगा तभी तक हम मंत्री हैं, बहुमत चला गया तो हम सब भी चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे साथियों वहां पर केवल सिंगल है, क्योंकि वो सब किसके प्रति जिम्मेदार हैं? प्रेसिडेंट के प्रति। ट्रंप साहब ने जिन जिन को भी अपना मंत्री बनाया होगा, अपनी सरकार में मंत्री बनाया होगा, ट्रंप बाबू ने जिनको भी क्या बनाया होगा? मंत्री बनाया होगा। ट्रंप जब चाहे बिना किसी से पूछे उनको बदल देगा। चल भाई चल, तू निकल, तूने कर लिया काम, हाँ भैया तू आ, तू इसके विभाग को संभाल, तू इसके विभाग को संभाल। वहां बहुमत का तो डर है नहीं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो वहां है नहीं। वहां अकेले बस राष्ट्रपति का खेल है। राष्ट्रपति ने कह दिया ए मेरी मंत्री थी, मैंने बनाए हैं सबको, सब मेरे मिलने वाले हैं, मेरे दोस्त वोस्त हैं, आज से मेरा दोस्त नहीं, हट भाग यहां से, तू आ जा भाई, तू मंत्री, तू मंत्री। बात क्लियर है? तो ये बात हुई। एक बात और याद रखना, एक बात मैं आपको बेहतरीन सी और बताना चाहता हूं।
मेरे साथियों, संसदीय सरकार में क्या होता है? संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है? शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत चलता है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत चलता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। जबकि अमेरिका में क्या चलता है? अमेरिका में क्या चलता है? अमेरिका में चलता है बच्चे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। सर ये दोनों तो सेम से लग रहे हैं सुनने में मेरे बच्चे, अंतर है, अंतर है। सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब क्या है? सर ये दोनों तो एक से नहीं है, अंतर है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है यहां पर, और वो भी कैसा है? विद टफनेस, कठोरता के साथ, विद टफनेस। और बाबू विद टफनेस, कठोरता के साथ इसका पालन होता है, कठोरता के साथ, कठोरता के साथ। सर है क्या ये? तो बच्चे इसका मतलब होता है कि भैया जो जिसकी पावर है वो दूसरे के पास नहीं होगी। मतलब सर, मतलब इतना सा है, ये 3 सर्किल मैंने बनाए, ये 3 सर्किल मैंने बनाए। ये लेजिस्लेचर है, विधायिका, ये एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, और ये आपकी जुडिशरी है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये 3 है, 3 अंग, शासन के 3 अंग बताए थे आपको, 3 ऑर्गन्स बताए थे आपके गवर्नमेंट के रूल के। तो विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, तीनों के काम अलग हैं, तीनों की शक्तियां अलग हैं, तीनों के सदस्य अलग हैं। इसे कहते हैं पूरी तरह से सेपरेशन हो रखा है, पूरी तरह से सेपरेशन हो रखा है। जबकि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन कैसे? कि हमने सेंट्रल को अलग पावर दी है, केंद्र को अलग पावर दी है, केंद्र को अलग पावर दी है, ठीक है। हमने राज्यों को अलग पावर दी है। जैसे घर पे होता है ना दादाजी और पापा, तो भैया दादाजी की ज्यादा चलती है, पापा की कम चलती है। तो ऐसे समझो दादाजी हो गए केंद्र सरकार, दादाजी हो गए केंद्र, और पापा कौन हो गए? राज्य। तो भैया थोड़ी दादा की ज्यादा पावर है, थोड़ी पावर किसकी भी है? पापा की भी है। थोड़ी पावर किसकी भी है? पापा की भी है। तो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि भारत के अंदर शक्तियों का पृथक्करण कैसा है? लचीला। इसे आप ये भी कह सकते हो कि लचीले तौर पर, लचीले तौर पर, लचीला मतलब सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस, लचीले तौर पर शक्तियों का पृथक्करण, तौर पर शक्तियों का पृथक्करण। कि शक्तियों का पृथक्करण थोड़ा तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण संसदीय सरकार में होता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। सर कैसे, क्या मतलब है? मेरे बच्चे ये बनाया मैंने कंसेप्ट, ये है आपका बड़ा गोला, और बड़ा बना देता हूं। ये है आपका बड़ा गोला,
ये विधायिका है, ये विधायिका है, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर। इसी में मैंने छोटा गोला बनाया, ये छोटा गोला बनाया, ठीक है भाई। ठीक है, ये विधायिका है, लेजिस्लेचर, और ये छोटा गोला होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और ये तीसरा गोला अलग है, ये तीसरा गोला अलग है, ये है आपकी जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। मतलब समझ में आया भैया, शक्तियों का पृथक्करण है तो सही, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इसलिए लचीला कह रहा हूं, सॉफ्ट कह रहा हूं। क्योंकि विधायिका में से ही क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। लेजिस्लेचर में से ही क्या बनती है, एग्जीक्यूटिव बनती है, जबकि न्यायपालिका अलग है। ठीक, इनके मेंबर न्यायपालिका में नहीं होते, लेकिन विधायिका के मेंबर किस में पहुंच जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में पहुंच जाते हैं। विधायिका के मेंबर किस में पहुंच जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में। यहां पर तीनों गोले अलग अलग हैं, विधायिका पूरी तरह से अलग, एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से अलग, जुडिशरी पूरी तरह से अलग, तीनों के सदस्य बिल्कुल अलग अलग। समझ में आया, समझ में आया। ये संसदीय और साथियों पूरी अध्यक्षात्मक सरकार का एक एक पॉइंट क्लियर किया है, एक एक पॉइंट पोस्टमार्टम किया है, पूरी संसदीय व्यवस्था, पूरी अध्यक्षात्मक व्यवस्था का। सर मोदी काका का एज पूरा होने के बाद, हाँ जी भैया, हेलो, हाँ जी, हाँ भैया, हाँ, अच्छा अच्छा, तो जैन साहब नहीं है। अंकित,
साथियों थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, एक इमरजेंसी कॉल था, ठीक है ना, एक इमरजेंसी कॉल था, इसलिए मेरे बाबू मैं 5 मिनट के लिए आपसे थोड़ा सा दूर रहा, ठीक है। हाँ, थोड़ी आपको समस्या हुई, दिक्कत हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा खेद व्यक्त करता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया? संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था पूरा समझ में आया? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पूरा समझ में आया? ठीक। गुरुजी, करंट लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले मोदी काका की एज पूरा होने के बाद पीएम कौन बनेगा? मोदी काका की एज, बेटा प्रधानमंत्री की कोई मैक्सिमम एज नहीं होती, प्रधानमंत्री की मैक्सिमम एज कोई नहीं होती, मिनिमम होती है सांसद बनने के लिए 25, मिनिमम होती है सांसद बनने के लिए 25 साल, मैक्सिमम नहीं होती। तो साथियों आगे की कहानी संघीय व्यवस्था, जो मैंने आपको फेडरल और यूनिटरी सिस्टम बता रखा था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, उस पर कल चर्चा करेंगे। समझ में आया हो? कोई भी दिक्कत समस्या लगे पूछ लेना भाइयों, हिचकिचाना मत, हिचकिचाना मत, पूछ लेना। उम्मीद करता हूं कि इतना बेहतरीन तरीके से मेरे बाबू आप लोगों ने शायद ही कभी पढ़ा हो, शायद ही कभी पढ़ा हो। आपको समझाना, आपको समझाया मैंने इस तरीके से कि आपको कभी भी चीजें, किसी भी चीज में डाउट नहीं होगा, और मैं ऐसे ही चलाऊंगा, ऐसे ही बातों बातों में हम चीजों को कंसेप्टों के साथ खेलते हुए अपने संविधान, अपनी पॉलिटी को खत्म करेंगे। क्लियर? तो कल मिलता हूं अपने चीतों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।